ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का जो आप प्रोसेस देखते हैं या जो भी आप रिएक्शन देखते हैं उसको आप दो टाइप में डिवाइड करते हैं। One is called homogeneous equilibrium and next is called heterogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium वो होता है जिसमें reactant and product both are in same phase. अगर reactant गैस है तो product भी गैस है, अगर reactant solid है तो product भी solid है and vice versa so on. तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसमें हम जैसे बोल रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वन इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन सेम फेज। अगर रिएक्टेंट गैस है तो प्रोडक्ट भी गैस है, लेकिन ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में ना हो, रिएक्टेंट्स का कुछ और फेज हो, प्रोडक्ट का कुछ और फेज हो, या फिर रिएक्टेंट के अंदर भी फेजेस अलग अलग हो, वैसे इक्विलिब्रियम को आप कहते हैं हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मान लीजिए आप इक्विलिब्रियम में लेके चलेंगे तो वर्ड्स के हिसाब से अगर जाओ तो फर्स्ट इज कॉल्ड होमोजेनियस। आप ऐसे मान लो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन सेम फेज, ये दोनों सेम फेज में होता है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि N2 है ये गैस, H2 है ये भी गैस, और रिवर्सिबल के साइन के बाद हमारे पास अमोनिया बन रखा है 2NH3, ये भी गैस। तो ऐसा इक्विलिब्रियम है ना, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहलाता है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सबका गैस होना जरूरी, बोला गया है सबका सेम फेज में होना जरूरी। कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन लिक्विड में होता है, जैसे मान लो आपके पास है CH3 है, COOH है, ये लिक्विड, प्लस C2H5OH, ये भी मान लो लिक्विड। रिवर्सिबल का साइन हमारे पास बना है CH3COOC2H5, ये लिक्विड है, और प्लस H2O, ये भी लिक्विड। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, ऑल आर इन लिक्विड। ठीक है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को आप है ना होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है। सेकंड इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन सेम फेज, सेम फेज में नहीं होता। रिएक्टेंट के अंदर हो सकता है कोई अलग अलग फेज में हो, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई अलग फेज में हो, जैसे दो को गैस है तो एक लिक्विड है या सॉलिड है, समथिंग लाइक दैट। तो उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड है ना, जब आप इसको हीट करते हैं ये टूट के बनता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और साथ में बनता है CO2, ये गैस है। समझ में आया? तो सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी हेटेरोजेनियस। दोनों में अंतर समझ में आया? वर्ड बोलेंगे होमोजेनियस उसका एक सेंस निकलेगा, वर्ड बोलेंगे हेटेरोजेनियस उसका एक सेंस निकलेगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम जब तक आप पढ़ते रहते हैं तब तक आप याद रखिए कि आपका बेसिक तौर पे लिक्विड नहीं आता। लिक्विड इज द पार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में सारा डिस्कशन लिक्विड में होता है मेनली, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में जनरली आप गैस को लेके चलते हैं। ठीक है, गैस को ही आप लेके चलते हैं। इसलिए देखो यहाँ एक फेमस चीज चलता है डेलेंजी, मतलब नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इसी को लेके चलना है आपको, सॉलिड ये सब के बारे में नहीं जानना। अब यहाँ से आइए थोड़ा आगे। आप मान लीजिए किसी
होमोजीनियस इक्विलिब्रियम को सॉल्व कर रहे हैं। पहले आप होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पे देख लीजिए, उसके बाद हेटेरोजीनियस पे काम करिए। और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, आप किसी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के ऊपर काम कर रहे हैं। सपोज आपके पास एक रिएक्शन ही है N2 + 3H2 2NH3। सोच के बताओ कौन घटेगा और कौन बढ़ेगा? रिएक्टेंट्स घटेगा और NH3 बढ़ेगा। हाँ, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये घटेगा, उसी प्रोपोर्शन में घटेगा जैसे कि उसके आगे कोएफिशिएंट्स लगा है, और अमोनिया उसी प्रोपोर्शन में बनेगा जैसे उसके आगे कोएफिशिएंट लगा है। जब हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं t = 0 टाइम पे बात करते हैं, मान लो नाइट्रोजन A मोल है, 10 मोल 20 मोल 50 मोल, 10 केजी 20 केजी 50 केजी, ठीक है, केजी दिया है, मोल में बदलना तुम्हारी प्राथमिकता है, पहला काम। हम बार बार बोल रहे हैं, केजी उजी में हम नहीं पढ़ा रहे, किसने पढ़ा रहे? मोल। तो अगर क्वेश्चन केजी दिया तो पहले चाहता है कि बच्चा इसको मोल में बदले, कुछ और दिया है वो चाहता है मोल में बदले। बात समझ गए? आप मोल पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कुछ और दिया है तो पहले मोल में बदल लीजिए, ठीक है। A मोल, इसको मान लो B मोल है ये, और शुरू में अमोनिया नहीं, ठीक है, अमोनिया नहीं। अब जब ये T = T टाइम होगा, रिएक्शन थोड़ा चला, तो मान लो नाइट्रोजन में से X मोल घट गया, ऐसे नहीं लिखेंगे, बचा हुआ नाइट्रोजन का कितना मोल घटा? X मोल। तो सारा कोएफिशिएंट्स पे ध्यान दो, हाइड्रोजन कितना मोल घटेगा? 3x। कितना घटेगा? 3x, 3 गुना घटेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितना घटेगा? 3x, तो B में से 3x माइनस होगा, करेक्ट। बोलो अमोनिया बनेगा कितना? 2x। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? इक्विलिब्रियम पे नाइट्रोजन का A- x मोल है, हाइड्रोजन का B- 3x मोल है, और अमोनिया 2x मोल है, ठीक। सर ये x कैसे निकालेंगे? मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। x निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई लाइन लिखा रहता है, कोई ना कोई चीज लिखा रहता है, वहां से आप x निकालेंगे। सर जैसे तुमको बोल देगा वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, देखते जाना, आंसर देते जाना। वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, फॉर्म्ड अमोनिया इज 6 मोल, x कितना है? 3, ठीक है, समझ में आया आपको? वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, फॉर्म्ड अमोनिया इज 6 मोल, मतलब 2x 6, x मिल गया, यहां लग गई, ठीक। आगे, वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, ठीक है, नाइट्रोजन इज फाउंड टू बी डिसोसिएटेड 50%, x कितना है? A/2 है। नाइट्रोजन इज फाउंड टू बी डिसोसिएटेड 50%, मतलब एक आधा, x कितना है? A/2। कोई ना कोई एक लाइन क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा जिससे आप x निकालें। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, x निकला मतलब यहां रख के मोल भी मिल गया। अब आप यहां से आगे बढ़िए, आप कंसंट्रेशन लिखते हैं भाई, कंसंट्रेशन आप लिखते हैं, तो जितना भी मोल है उसमें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से डिवाइड करोगे, जितना भी मोल है उसमें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से डिवाइड करोगे, जितना भी मोल है उसमें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से डिवाइड करो, कंसंट्रेशन हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर कोई बोले कि सर हम इस रिएक्शन का केसी निकालना चाहते हैं, तो क्या हम केसी को ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्म्ड अमोनिया पे पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 पे पावर 1 एंड हाइड्रोजन पे पावर 3, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। डाटा यहां से उठा के रख लीजिए, सॉल्व कीजिए आंसर, ठीक है, यहां से सॉल्व कीजिए, यहां से जो तक आया उसको पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर। दूसरा, केसी की जगह कभी-कभी केपी भी दे सकता है। सर केपी देगा तो दो तरीका है, या तो आपका टेम्परेचर और डेलेंजी के यूज से केपी इक्वल्स टू केसी आरटी पे पावर डेलेंजी को यूज कीजिए, वहां से निकल जाएगा, नहीं तो यहां से आगे बढ़िए, यहां से आगे बढ़िए। देखिए अब हम लिखना चाहते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, हम उसके लिए कुछ डाटा का तैयारी कर रहे हैं, बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान से, हम डाटा अलग से बना रहे हैं, याद रखिए। एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है?
देख के बताओ तो। एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? a माइनस एक्स प्लस b माइनस 3x प्लस 2x, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है कंटेनर में, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स है a माइनस एक्स, b माइनस 3x और प्लस 2x, मतलब a प्लस b माइनस 2x, इतना टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, सही। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना है? a minus x by total number of moles. a minus x is the number of moles of N2, a minus x, और यहाँ पे आ जाएगा a plus b minus 2x। क्या इसी तरह मोल फ्रैक्शन H2 का भी मिल जाएगा? b minus 3x divided by a plus b minus 2x। इसी तरह चाहेंगे तो मोल फ्रैक्शन NH3 का भी मिलेगा 2x by टोटल जो भी आया a plus b minus 2x। कोई दिक्कत किसी को? कोई नहीं, ठीक है। अभी देखो होता क्या, हम आपको a और b लिख के दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में 2 4 5 कुछ डाटा रहेगा तो सॉल्व होते चलेगा, ठीक है। यहां तक पहुंचे, मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन आने के बाद अगर आप चाहो तो यूज करके इसको पार्शियल प्रेशर में बदल सकते हो। देखो पार्शियल प्रेशर स्मॉल p, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या लिखेंगे? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, बोलो ठीक है। थोड़ा ब्रैकेट कर, यहाँ पे टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब अगर सभी का पार्शियल प्रेशर मिल जाए तो क्या आप केपी नहीं निकाल सकते प्रेशर से? तो आप अगर चाहेंगे तो केपी भी निकाल सकते हैं। हम तो तुमको बस डाटा तैयार करना सिखा रहे हैं, कैलकुलेशन तो आपको खुद करना है। partial pressure of N2 power 1, partial pressure of H2 power 3, सही है ये चीज। अब आपको इसमें A और B के जगह मोल दे दिया जाए, दिस इज वेरी वेरी गुड। आपको डाटा सुन के भी मेंटली तैयार होना पड़ता है कि आखिर ये डाटा कब का है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन भेजा था अभी कोई, हम कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम बना नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। 1 mole of NO and 1 mole of O3 are taken in a 10 liter vessel। एक बार में सुन के डाटा बताओ, 10 बार कौन है पढ़े, ठीक। आप लोग का आदत खराब क्या है, एक ही चीज को 5 बार 10 बार लग रहा है याद करने का क्वेश्चन है। 1 mole of NO and 1 mole of O3 are taken in 10 liter vessel and heated। ये रिएक्शन नहीं, रिएक्शन है NO plus O3 रिवर्सिबल NO2 plus O2। NO इमेजिन, सोच लो फिगर, प्लस O3 रिवर्सिबल NO2 प्लस O2, सब में 1 1। शुरुआत में क्या दिया, बोला NO 1 मोल, O3 1 मोल, कंटेनर का वेसल वॉल्यूम बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे सुनो क्या 50% of NO by mass, क्या बोला 50% of NO by mass reacted with O3 according to equation, reversible reaction दे दिया। मतलब once equilibrium is established, NO 50% O3 के साथ by mass, तो 1 मोल दिया, डाटा को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, बोला 50% by mass। तो पहले NO का 1 मोल का मास कितना, 14 और 16 30, 30 का 50% 15 मोल में भी तो हाफ मोल आएगा क्या, ठीक है ना। तो आप मान सकते हैं कि 1 माइनस x में x तुमको पता है, आप मान सकते हैं ना 1 माइनस x में x तुमको पता है, x कितना हो गया हाफ। दूसरा में भी 1 ही था, दूसरा में 1 था, तो 1 माइनस वहां भी x ही लगेगा, ठीक है हाफ। उधर जो बनना है वो लोग भी कितना बनना है xx, NO2 बना था और O2 बना था, दोनों में 1 1 था, हाफ हाफ, तुमको तो मिल गई डाटा। आगे सुनो क्या पूछा,
व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन का केसी निकालो। समझ में आया? सॉल्व होगा? ठीक है, चलो नोट करो इसको फटाफट। चलो ये देख लो, फॉर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, आपके पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, बस हम आपके लिए उसमें से एक टर्म लिख देते हैं, ध्यान रखना शुरुआत में कुछ भी गिवन हो, जो गिवन है वर्ड सुनना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन। इनिशियली कोई भी दिया हुआ है, कैसे भी दिया हुआ उसको वैसे ही लिख लो, बट वंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, सॉलिड का और प्योर सॉल्वेंट का एक्टिव मास 1 होता है। वंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, एक बार इक्विलिब्रियम बन गया, देन स्क्वायर ब्रैकेट में जो आप लेते हैं उसको हम लोग एक्टिव मास कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। स्क्वायर ब्रैकेट अगर सॉलिड है तो वो 1 होगा, स्क्वायर ब्रैकेट अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है, मतलब लिक्विड मान लो तुम छोटे क्षण भर के लिए, तो ये भी 1 होगा। ठीक है, कब? इक्विलिब्रियम में, उसके पहले नहीं, उसके पहले जैसे है वैसे लेके चलना। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे वंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, सॉलिड है उसका भी एक्टिव मास 1 होगा, प्योर सॉल्वेंट है उसका भी एक्टिव मास 1 होगा। एक्टिव मास 1 होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड, इसको भी आप 1 लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसको भी आप 1 लेंगे। प्रेशर हमेशा कौन लगाता है? गैस लगाता है। ठीक है, अब आप 0 लेंगे तो सब चीज में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को कितना लेके चलना है? 1। ठीक है, देखो जैसे हम क्या बताना है, चलिए क्वेश्चन से ही काम करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ये सॉलिड है और साथ में CO2 बन गया, ये गैस है। बोला गया है, देखो भाई t = 0 टाइम पे, अब हम पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, हम क्वेश्चन को एक एग्जांपल की तरह बता देते हैं। t = 0 टाइम पे कैल्शियम कार्बोनेट का मान लो 500 ग्राम है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का 500 ग्राम है, हम क्वेश्चन यहां लिख के दे। At t = 0, 500 gram of CaCO3 is taken in container at equilibrium. CaCO3 is 60% dissociated. 60% dissociated. Find Kc if volume of container is 6 लीटर। अगर हमारे कंटेनर का वॉल्यूम 6 लीटर है तो आप इस रिएक्शन का केसी निकालो। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड था, कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड है, और प्लस CO2 जो गैस है, इसको आप मेन रिएक्शन में ले। t = 0 टाइम पे ये 500 ग्राम है। 500 ग्राम को क्या हम मोलर मास से डिवाइड करके 5 मोल्स कर दें, पहला काम हो गया। ये नहीं है, ये नहीं है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो t = t टाइम, 5 में से x जाएगा, सही ना, तो ये भी x और ये भी x बनेगा। अब ये x कितना है? क्वेश्चन पढ़ो, बताओ x कितना है? नंबर 2, x कितना? 3 मोल्स। 60% डिसोसिएटेड, मतलब x जो है वो 5 का 60%। ये लाइन समझ में आया? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CaCO3 is 60% dissociated, 60% dissociated
तो आप बोल सकते हो कि 5 का 60% ही x है, मतलब x 3 मोल है। आ गया? ठीक है, चलिए बढ़िया आ गया। अब यहां से अब अगर आपको केसी लिखना है तो आप ये लिखेंगे ना, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है और कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है, केवल ये गैस है। इन दोनों की जगह कितना लेना है? 1। तो आपके पास बचा केवल और केवल CO2 का कंसंट्रेशन। CO2 का कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैन बी राइट दैट x by b। x का वैल्यू कितना? 3। वॉल्यूम कितना? सो योर आंसर इज 1/2। Kc का वैल्यू कितना? 1/2। ठीक है, Kc का वैल्यू कितना? 1/2। तो ऐसे चीजें चलती। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम में अगर कोई सॉलिड है या प्योर सॉल्वेंट है या लिक्विड है तो उसका एक्टिव मास कितना लेके चलना है? 1 एट इक्विलिब्रियम। शुरुआत में मत कर देना 1, जो है उसको लेके चलना है। बस वंस इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश, आप उसका एक्टिव मास कितना लेके चलेंगे? 1। दैट इज इट। क्वेश्चन है बनाना है। A2 है, गैस है, 3B2 है, ये भी गैस है, और या इसको सॉलिड करो, ये सॉलिड है, और फिर आपके पास बना है A2B6, ये आपके पास गैस है। P इक्वल्स टू 0 टाइम पे ये 4 मोल दिया हुआ है, ये 6 मोल्स दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, और कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। आपको केसी निकाल के दिखाना है। एक इंफॉर्मेशन ये है कि एट इक्विलिब्रियम moles of A2 and B2 are same. Moles of A2 and B2 are same. Find Kc। आपको Kc निकालना। चलिए दिमाग दो, फर्स्ट वाला नोट कीजिए, सेकंड वाला दिमाग दो कि आप कैसे बनाएंगे। चलो देखो इसको सॉल्व कर ले। देखो क्वेश्चन एकदम आसान सा है। जैसे आप यहाँ पे t इक्वल्स टू t टाइम लिखिएगा ना, यहाँ 4 में से x माइनस होगा, तो यहाँ 6 में से 3x माइनस होगा, और ये बनेगा x। क्वेश्चन ये कहता है कि इक्विलिब्रियम पे A2 और B2 का मोल्स बराबर है, मतलब 4 माइनस x 6 माइनस 3x के बराबर है। तो आपका कहना है कि सर x इज इक्वल्स टू 1 आ रहा, x का वैल्यू 1 आ गया। अब x का वैल्यू 1 आ गया तो तुम Kc का इक्वेशन लिखो भाई। A2B6 गैस है, भाई नीचे कौन है? A2, ये गैस है, और फिर आगे कौन है? B2। बट प्रॉब्लम इज दैट ये सॉलिड है, तो अगर ये सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास 1 पुट किए, बाकी सबका डाटा पुट किए, सॉल्व किया। जैसे आपका कहना आंसर कितना आ रहा? 1/3 आ रहा। वेरी गुड, ठीक। हो गया आप लोग का? देखिए जरा ध्यान से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अगले दिन ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड तक लगभग चलता रहेगा। नाम है इसका रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट हम लोग QC लिखते हैं, QC। अब देखो होता है, अभी तक जितना भी क्वेश्चंस आप सॉल्व किए या जो भी कॉन्सेप्ट आप एनालाइज कर रहे थे, सब में आपको एक चीज कॉमनली आपको समझना चाहिए था कि आपको केवल रिएक्टेंट दिया जा रहा था, प्रोडक्ट नहीं। जब प्रोडक्ट रहेगा ही नहीं तब तो रिएक्शन को केवल फॉरवर्ड में ही जाना है। लेकिन मान लो ऐसा कंटेनर है जिसमें सपोज अमोनिया का फॉर्मेशन N2+3H2 रिवर्सिबल NH3 2NH3। अब अगर हम केवल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
हाइड्रोजन देंगे तब तो रिएक्शन आगे ही जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन में नाइट्रोजन भी दे दे, हाइड्रोजन भी दे दे और अमोनिया भी कुछ अमाउंट में अगर हम बता दें, तो आपको कैसे पता कि रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जाएगा? वो तो पीछे भी आ सकता है, समझे? किसी भी पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लो, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, मान लीजिए हम लोग के पास कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है AABB, रिवर्सिबल CC एंड DD। इस रिवर्सिबल रिएक्शन का दो स्टेट होता है, आपको दोनों स्टेट समझना होता है। एक होता है इक्विलिब्रियम स्टेज और एक होता है अदर देन इक्विलिब्रियम, ठीक है? इक्विलिब्रियम स्टेज पे कंसंट्रेशन फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसका रेशियो भी कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग Kc कहते हैं, ठीक है? तो आप जब किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में बात करोगे तो देयर आर टू स्टेट्स, one is said to be equilibrium state and second is other than equilibrium, other than equilibrium, इक्विलिब्रियम स्टेट के पहले, इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद या इवन इक्विलिब्रियम में भी। जब आप इक्विलिब्रियम स्टेज पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन आपका प्रोडक्ट का है बाय रिएक्टेंट है, इसका जो रेशियो है उसको आप एक खास नाम से जानते हैं, Kc, करेक्ट ना? बट अदर देन इक्विलिब्रियम बोलो, आप अगर चाहो तो भी तो आप ये कंसंट्रेशन वाला रेशियो निकाल ही सकते हैं, हाँ या ना? अब हम बोल देंगे रिएक्शन के एकदम स्टार्ट में ये रेशियो निकालो, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, निकलेगा। और इसको नाम दिया जाता है QC, QC, समझ में? ठीक है, QC। QC का मतलब है concentration of product each raised to the power equals to stoichiometric coefficient divided by concentration of reactant each raised to the power equals to stoichiometric coefficient at any stage, at any stage, not necessarily to be equilibrium। Kc का मतलब है concentration of product each raised to the power equals to stoichiometric coefficient divided by concentration of reactants each raised to the power equals to stoichiometric coefficient once equilibrium is established। दोनों में तो समझ में आ रहा है? ठीक है? Kc is nothing else but simply it is the special case of QC। reaction quotient is applicable for any stage but this one is applicable only for equilibrium stage, ठीक है? अब जब आप ये डाटा निकालते हैं, जैसे मान लो एक रिएक्शन है जिसमें हम रिएक्टेंट भी दे दे, प्रोडक्ट भी दे, तो आप QC निकालेंगे, Kc नहीं निकालेंगे, आप क्या निकालेंगे? QC। अब QC को रिएक्शन के Kc से कंपेयर करना पड़ता है, ये डिसाइड करने के लिए कि आखिर ये रिएक्शन चल किधर रहा है। QC को Kc से कंपेयर करना पड़ता है, ये डिसाइड करने के लिए कि रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड, रिएक्शन इज गोइंग बैकवर्ड और रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। अगर QC का जो वैल्यू आ रहा है वो एग्जैक्ट कंटेनर या रिएक्शन का जो दिया हुआ Kc, जैसे अभी आपने क्वेश्चन बनाए थे Kc था 4.24, आप उस क्वेश्चन का QC निकाले एंड इट इज एग्जैक्टली कम्स टू बी 4.24, मतलब Kc के बराबर, मतलब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है? तो अब यहां से तीन स्टेज, या तो QC और Kc बराबर आ सकता है, या फिर QC Kc से बड़ा आ सकता है, या फिर QC Kc से छोटा आ सकता है। ये तीन स्टेज हो सकता है जब आप डाटा निकालेंगे। ये बेसिकली क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चंस में लिखा रहता है Kc इज देयर, आप QC निकाले और QC जो है वो Kc के बराबर है, मतलब रिएक्शन इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किसमें है? इक्विलिब्रियम। अगर QC बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ताकि प्रोडक्ट कम हो जाए और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, प्रोडक्ट कम हो जाए और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। और अगर QC छोटा है, रिएक्शन इज मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम आपको एक छोटा सा रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ बनाते हैं।
मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट है, ये चेंज करके प्रोडक्ट बना। आपको पता है एक ग्राफ आपको पहले ऐसे पढ़ाया गया है, इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, इधर कंसंट्रेशन ऑफ मतलब कंसंट्रेशन टर्म होता है, यहाँ प्रोग्रेस होता है, करेक्ट ना? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता है, करेक्ट? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता है, कोई दिक्कत है? हाँ, अगर हम इधर भी एक कोऑर्डिनेट खड़ा कर दें, तो याद रखना ग्रुप फिर यही आना चाहता है इक्विलिब्रियम। ये कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का, ये कंसंट्रेशन था प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, बीच में कहीं कांस्टेंट था, करेक्ट ना? अगर आप इधर वाला डाटा लेंगे तो रिएक्टेंट घट के प्रोडक्ट बनना चाहेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड। अगर इधर वाला डाटा लेंगे तो आप देखिए प्रोडक्ट ज्यादा, तो ये घट के मतलब पीछे जाके, रिएक्टेंट बढ़ के मतलब पीछे आके। रिएक्शन किसको अचीव करना चाहता है? इक्विलिब्रियम, हमेशा चाहता है इक्विलिब्रियम में। समझ गए? QC will decide कि whether that reaction will be moving towards forward direction or backward direction। आपको हर कंटेनर के अंदर QC का वैल्यू निकलेगा और वहीं से हम लोग है ना डिसाइड, ठीक है? आज के लिए थ्योरेटिकली इतना है, नोट कर लो। अगले दिन इस पे क्वेश्चन करेंगे और लास्ट टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चैटले प्रिंसिपल, उसको अगले दिन इतना नोट करो।